नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा पुराना चैनल डिमोनेटाइज हो गया है और हमारी सारी मेहनत खतरे में है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आपकी पसंदीदा कहानियों को जारी रखने के लिए मैंने नया चैनल सिस्किया 2 शुरू किया है। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा साथ बना रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ सिर्फ सिस्किया 2 पर। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक खौफनाक एवं दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी के हर एक मोड़ पर डर का एहसास होने वाला है। इसलिए कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान की रहने वाली रोशनी की है। तो चलिए अब यह कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उस समय की बात है जब मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और 2 बड़े भाई थे, कुणाल और राव, और मेरी बड़ी बहन दिव्या। वह मुझसे बस 3 साल ही बड़ी थी। परीक्षा देने के बाद मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बड़े भाई कुणाल की शादी होने वाली थी और कुछ दिन बाद हमें घर भी बदलना था। नए घर जाने की खुशी में और भाभी के आने की खुशी में मुझे कोई सुध नहीं रहती थी। घर में खुशी का माहौल था, चारों तरफ मेहमान और शोर शराबा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह पल यहीं रुक जाए, लेकिन कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ मेरे भाई को सेहरा पहनाया जा रहा था और उधर बारात में जाने के लिए सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। तभी पिताजी की आवाज लगती है, अरे क्या कल बारात लेकर चलनी है? चलो जल्दी, देर हो रही है। थोड़ी ही देर में सब भाभी जी को लेने निकल जाते हैं। हम आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि अचानक हमारी कार खराब हो जाती है। सब लोग कार से नीचे उतर जाते हैं। दोनों तरफ घना जंगल था, चिड़ियों की चहचहाहट और सड़क पर एक एक करके गाड़ियां गुजर रही थीं। जंगल में कुछ अनहोनी का डर भी था। ड्राइवर और मेरे मामा जी का बेटा मैकेनिक देखने निकल गए। मामा जी बोले, बच्चों चिंता मत करो, कार जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तुम लोग वापस जाकर कार में बैठो। मैं, मेरे कजिन कुणाल भाई और बुआ जी, हम सब कार में जाकर बैठ जाते हैं। तभी 2 बिल्लियां तेज आवाज के साथ लड़ती हुई कार के पास आ जाती हैं और हम डर से उछल जाते हैं। मामा जी उन्हें भगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मैकेनिक आ जाता है और कार ठीक करके जाने लगता है। वह कहता है, साहब यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करिए, यह रास्ता ठीक नहीं है। शाम होते ही चोरों का खतरा बढ़ जाता है। मामा जी बोले, हाँ हम अब तक काफी आगे पहुंच जाते, लेकिन तुम्हें ही आने में देर हो गई। मेरी बुआ जी कुछ पुराने ख्यालात की थीं, इसलिए वह थोड़ा घबरा गई और बोली, हे भगवान, इस तरह शादी के दिन कार खराब होना, बिल्ली का आना और वह मैकेनिक की बातें, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कुछ अनहोनी न हो जाए। कुणाल बोले, अरे बुआ जी, क्या आप भी, आजकल इन बातों पर कौन यकीन करता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। तभी मेरे मामा जी का लड़का रितेश जोर से हंसता है और कहता है, इससे और ज्यादा बुरा क्या होगा बुआ जी कि आज कुणाल भाई बलि के बकरे बनने जा रहे हैं। अब तो यह भाभी जी के गुलाम बन जाएंगे। रितेश की बात पर हम सब हंसने लगते हैं और यूं ही बातों में रास्ता कट जाता है। समारोह बहुत अच्छी तरह से निपट जाता है। गृह प्रवेश के टाइम कलश अपने आप टूट जाता है। ये देखकर बुआ चीखने लगी। बुआ का चीखते हुए देख मेरी माँ उन्हें समझाने लगती हैं कि कोई बात नहीं, यह नया अनुभव है बेटा, हम दूसरा कलश लाते हैं, तुम उसे दाहिने पैर से प्रवेश कराना। शादी के कुछ दिनों तक मेहमानों का आना यूं ही लगा रहा और घर का माहौल बहुत खुशहाल था। मेरी भी छुट्टी चल रही थी। माँ ने सोचा कि इसी बहाने कहीं बाहर घूमने चलते हैं और पिताजी से इजाजत मांगी। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सबके जिद करने के बाद हामी भर दी
और हम लोगों ने भगवान का मंदिर जाने की योजना बनाई। वह जून का पहला हफ्ता था। हम लोग लगभग 5 घंटों में वहां पहुंच गए। वहां हमने एक होटल में कमरा बुक करवाया। अब चूंकि शाम हो चुकी थी तो हम लोग खाना खाकर आराम करने अपने कमरे में चले गए। लेकिन भाभी काफी शाम तक होटल की बालकनी के बाहर झांकती रहीं, न जाने किस सोच में डूबी थी। अगले दिन हम मंदिर के लिए निकले। मंदिर के बाहर एक ज्योतिषी बैठे लोगों का भविष्य देख रहे थे। माँ ने सोचा कि चलो मैं भी अपने बच्चों का भविष्य जानूं। ये सोचकर मेरी माँ उन ज्योतिष के पास गईं। इससे पहले कि मेरी माँ उनसे कुछ कहती, ज्योतिषी ने मेरे बड़े भाई कुणाल को अपने पास बुलाया और बहुत बुलंद आवाज में कहा, बालक, तेरे ऊपर घोर विपत्ति आने वाली है। तू अपने विनाश के दिनों में कदम रख चुका है। मेरी माँ यह सुनकर घबरा गईं और बोली, पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? अभी हाल ही में मेरे बेटे की शादी हुई है। आप इनके अच्छे भविष्य की कामना कीजिए। पंडित जी बोले, तथास्तु, लेकिन जो किस्मत में होना है वह कोई नहीं टाल सकता। पंडित जी की बात सुनकर हम बिना हाथ दिखाए ही मंदिर के अंदर दर्शन करने चले गए। सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके। अचानक एक बूढ़ी औरत पीछे से मेरी भाभी का हाथ पकड़कर उल्टा सीधा बोलने लगी और गाली गलौज करने लगी। तभी एक ढाबे पर काम करने वाला लड़का उस औरत को वहां से भगा देता है। वह औरत जाते जाते कहती है, डायन, छोड़ दे इन लोगों को। शाम को जब हम वापस होटल आते हैं तो पिताजी सबसे पूछते हैं कि अब कल वापस चले या कहीं और घूमने जाना है। सब मना कर देते हैं, लेकिन तभी भाभी पापा से बोलती हैं, यहां से थोड़ी ही दूर मेरी एक दूर की ताई जी का घर है। उनका फोन आया था। ताई जी को पता चला कि मैं यहां आई हुई हूं। उन्होंने मुझे अपने साथ कुछ दिन रहने को कहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुणाल जी के साथ कुछ दिन उनके घर हो जाऊं। पिताजी बोले, वह तो ठीक है बेटा, लेकिन कुणाल के काम का नुकसान होगा। भाभी जी करुण आवाज में बोलती हैं, जी कोई बात नहीं, मैं ताई जी को मना कर देती हूं। लेकिन मैं और दीदी ने पिताजी से कहा, जाने दो उन्हें, नई शादी हुई है और काम तो जिंदगी भर का है। माँ ने हमारी बात का समर्थन किया तो पापा ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन अपने साथ रोशनी को भी ले जाना। 2 दिन बाद हमारे घर पूजा थी, इसलिए हमने 2 दिन बाद उनके पास आने का फैसला किया। वह 2 दिन बाद हम लोग भाई की ताई के घर निकल जाते हैं। वह कोई 3 या 4 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब हम लोग उनके घर के सामने एक ऑटो से उतरे। भाभी ने अपने ताई को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद अंदर कोई था ही नहीं। तभी एक छोटा 10-12 साल का बच्चा भागते हुए आता है और हांफते हुए बोलता है, दीदी, अम्मा ने बोला है आप लोग अंदर बैठ जाएं, उन्हें अभी आधा घंटा और लगेगा वापस आने में। भाभी उस लड़के से पूछती है, ताई जी गई कहाँ हैं? लेकिन वह लड़का बिना बताए जल्दी जल्दी में भाग जाता है। भाभी मुझे और भैया को अंदर ले जाती है। गेट खोलते ही एक बड़ा सा आंगन, जिसकी दाईं तरफ 2 आम के पेड़ हैं और बीच में एक कुआं है। दाईं तरफ एक गौशाला है और चारों तरफ बांस के डंडों की बाउंड्री है। बिल्कुल बीच में एक छोटा सा बिना प्लास्टर का घर है। घर में घुसते ही दाईं तरफ एक बड़ा सा कमरा और बाईं तरफ 2 कमरे बराबर में बने हुए हैं। चटाई बिछाकर हम नीचे ही बैठ जाते हैं और भाभी पानी लेने रसोई में जाती हैं, जो कि घर के बाहरी पेड़ के नीचे थी। मैं उठकर इधर उधर देखने लगी। बरामदे में सामने की ओर एक खिड़की है। वहां खड़े होकर बहुत अच्छी सी हवा लग रही है। मैं आंखें बंद करके हवा का आनंद लेने लगती हूँ और जैसे ही मैं अपनी आंखें धीरे से खोलती हूँ, अचानक ही एक भयानक सा चेहरा मेरे सामने होता है। मैं एकदम चिल्लाती हूँ। भैया एकदम से खड़े हो जाते हैं और तभी मैं बेहोश हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आता है तो मेरे पास मेरी माँ की उम्र की एक औरत बैठी हुई है। वह शायद ताई जी ही होंगी। मुझे होश में आता देख वह भाभी और भैया को आवाज लगाती है। भैया को देखकर मैं रोने लगती हूँ और घर वापस चलने के लिए कहती हूँ। ताई जी कहती हैं, अरे बेटा घबरा मत, बस थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। ये गांव है और तुम धूप में से आई हो। वैद्य जी आए थे, बोले कल सुबह तक ठीक हो जाएगी।
मुझे भी लगता है कि मेरी वजह से भाभी और भैया को परेशानी हो रही है, इसलिए मैं हाँ में गर्दन हिला देती हूँ। रात को सब लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। ताई जी उस बड़े कमरे में सोती थी जो दाईं तरफ था, और बाईं तरफ के पहले कमरे में हम और दूसरे कमरे में भैया भाभी थे। दोनों के कमरे में खिड़की थी। रात को कोई 2 बजे होंगे, अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे एक शोर सा सुनाई दिया जो बहुत दूर से सुनाई पड़ रहा था। मैंने शोर को अनदेखा कर बोतल से पानी पीने के लिए उसे उठाया। तभी एक बहुत मोटी सी छिपकली उसके पीछे से खिड़की की तरफ भागी। उसे देखकर मेरी चीख निकल पड़ी, लेकिन अच्छा ही हुआ कि कोई जागा नहीं। कुछ देर तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जब नींद की झपकी आने लगी तो ऐसा लगा जैसे वह शोर बराबर ही कमरे में आ रहा हो। मैंने कान लगाकर सुना तो अजीब सा शोर आ रहा था। 4 बजे वह शोर एकदम बंद हो गया। मुझे लगा शायद भाई मोबाइल चला रहा हो, तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं और मैं भी अपने कमरे में सो गई। अगले दिन ताई जी हमें अपने खेत और पास के गांव में घुमाने ले गई और फिर दोपहर को वापस घर आकर हम आराम करने लगे। शाम के कोई 8 बजे होंगे। सब खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाभी कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने ताई जी से पूछा, भाभी कहाँ हैं? तो ताई जी बोली, अपने कमरे में ही होंगी। मैं वहां गई तो देखा कि वे सो रही थी। पहले सोचा कि उठा दूं, खाना खाकर सो जाएंगी। फिर सोचा शायद थक गई होंगी, इसलिए सो रही हैं। मैं अकेले ही वापस आ गई और खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कोई कहीं नहीं गया, लेकिन भाभी जी आज भी पिछली रात की तरह शाम के समय सोती हुई थी। मैंने सोचा शायद तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है ना? भाभी थोड़ा चिढ़कर बोली, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम अपना और अपने भाई का ध्यान रखो। उनका इस तरह से बोलना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने हंसी में टाल दिया। 4-5 दिन हो गए थे। भाभी रोज सुबह बिल्कुल ठीक उठती और दोपहर में सोने के बाद सीधे रात को ही उठती थी। कभी भैया ने भी इस बात पर गौर नहीं किया और न ही ताई जी ने। लेकिन अगर मैं सुबह जरा भी देर से सोती तो ताई जी एकदम से आवाज लगा देती। अब मैं ऊब चुकी थी। मैंने भैया से घर चलने के लिए कहा, लेकिन भैया ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर टहलने चले गए। भैया पहले से बहुत कमजोर दिखने लगे थे। रोज रात उनके कमरे में एक अजीब तरह का शोर आता था। रोज भाभी देर तक शाम तक सोती थी। एक रात मेरी आंख 1 बजे खुली। वह शोर अब भी आ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो कोई 4 नग्न औरतें एक चारपाई को चारों कोनों से पकड़ती हुई दूर एक सीध में जा रही थीं। उनके कमर पर पेड़ के पत्ते बंधे हुए थे, जैसे आदिवासियों के होते हैं। मैंने कुछ देर देखा तो वे गायब हो गई, लेकिन शोर अब भी आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई। रोज इतनी रात को यहाँ क्या होता है? अगली सुबह मैंने ताई जी से पूछना चाहा कि रात को आपके सामने वाले खेतों में कुछ लोग क्यों आते हैं। ताई जी ने यह सुनकर थोड़ा सहमते हुए मेरी बात को अनसुना कर दिया और गाय को चारा डालने चली गई। भाभी भी वहीं खड़ी थी। वह गुस्से में बोली, रोशनी, तुम रात भर सोती नहीं हो क्या, जो यह सवाल पूछ रही हो? मैंने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अंदर भैया के पास चली गई। अंदर जाकर देखा तो भैया खुद से ही बातें कर रहे थे। मैंने उनका ध्यान भटकाया, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। मेरी आंखों से आंसू आने लगी और मैं घर के बाहर चली गई। मैं ऐसे ही इधर उधर टहलने लगी। आसपास का नजारा देखते देखते मैं घर के पीछे चली गई और वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। घर के पीछे एक मिट्टी के बर्तन में एक अंडा, नींबू और सिंदूर रखा था, और वह भी भैया की शर्ट के ऊपर। यह सब समझते हुए मुझे देर न लगी। मैं तुरंत भैया के पास गई, लेकिन यह क्या, भैया जोर जोर से रो रहे थे और भाभी वहीं उनके पास बैठी उन्हें देख रही थी। मैं गुस्से में कमरे में गई और भाभी पर झुंझलाते हुए बोली, भैया इतना रो क्यों रहे हैं? आप इन्हें चुप क्यों नहीं करा रही? भाभी बिना कुछ बोले बाहर चली गई। मुझे उनका यह रवैया समझ नहीं आया। मैंने मम्मी को फोन किया और सारी बातें बताईं। उनसे हमें यहाँ से जल्दी ले जाने को कहा। अगले दिन मम्मी और पिताजी ताई जी के घर आ गए। मम्मी ने भाभी से भैया की तबीयत के बारे में पूछा। यह सब क्या हुआ?
कुणाल को क्या हुआ? तुमने हमें फोन करके जानकारी क्यों नहीं दी? और रोशनी इतना क्यों रो रही थी फोन पर? यह सुनकर भाभी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने मम्मी को जवाब दिया, मम्मी जी, मैंने सोचा कि आप लोग बेकार ही परेशान होंगे, इनको बस बुखार है। हमने वैद्य को दिखाया था, उन्होंने कहा कि जगह बदलने की वजह से यह सब हो रहा है। पापा बीच में भाभी को रोकते हुए बोले, अगर जगह रास नहीं आई तो इतने दिन यहां रुकने का क्या मतलब था? मैंने भी पापा की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, मुझे भी बुखार आया था और मैंने यहां से चलने को बोला था, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा कहकर मेरा मन भी मना लिया। मुझे लगा शायद जगह की वजह से ही तबीयत खराब हुई हो, लेकिन भैया को देखकर नहीं लगता कि इन्हें बुखार है। ताई जी सबके लिए चाय नाश्ता लाती हैं और सबका ध्यान इन बातों से हटाती हैं। थोड़ी देर बाद जब मम्मी को अकेला पाकर मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। पहले दिन ही यहां आने पर मैंने क्या देखा, रोज रात को एक ही शोर और घर के पीछे वह सामान और शर्ट। मम्मी थोड़ा घबरा गईं, लेकिन पापा को बताने की हिम्मत नहीं कर पाईं। उन्होंने सोचा कि हम कल ही कुणाल को लेकर चले जाएंगे। अगले दिन हम जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी भाभी आकर बोलती हैं, मम्मी जी, कुणाल जी मना कर रहे हैं वापस घर जाने के लिए। ये सुनकर सब भाभी को घूरने लगते हैं। मम्मी भैया के पास आकर उनसे पूछती हैं, क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है जितने दिन यहाँ रहोगे बीमार ही रहोगे। रोशनी ने मुझे सब बताया है, तुम कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे। भैया मम्मी की बात का कोई जवाब नहीं देते, बस मुंह फेर लेते हैं। पापा भी भैया को बहुत समझाते हैं, लेकिन भैया मानते नहीं और वहीं रहने की जिद करते हैं। ताई जी पापा से कहती हैं, अरे भाई साहब, आप फिक्र मत करो, कुणाल ठीक हो जाएगा, आप भी कुछ दिन यहाँ रुक जाओ फिर चले जाना। लेकिन पापा किसी की एक नहीं सुनते। वह एम्बुलेंस बुला चुके होते हैं और हम अपने घर आ जाते हैं। भैया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां उनकी सभी जांचें हुई और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। डॉक्टर ने बस इतना ही कहा कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया है, लेकिन दिन पर दिन भैया और कमजोर होते गए। हमने 2-3 डॉक्टर बदले, लेकिन कोई भी ठीक नहीं बता पाया कि आखिर बीमारी क्या है। हॉस्पिटल का खर्चा भी बहुत आ रहा था, इसलिए 1 महीने के बाद हम भैया को घर लेकर आए और घर पर ही दवाइयां दी जाने लगीं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। भैया की आंखें बिल्कुल अंदर चली गईं और शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया। जब कोई रिश्तेदार उन्हें देखने आता तो भैया को पहचान ही नहीं पाता। मम्मी के मन में ताई जी के घर की बातें आती रहती, लेकिन हमारे पापा इन बातों पर यकीन नहीं करते और ना ही हमारे मुंह से ऐसी बातें सुनना पसंद करते। पापा शुरू से ही बहुत सख्त स्वभाव के थे और अगर हम इस बारे में उनसे कुछ कहते तो उल्टा हमें ही डांट पड़ती, क्योंकि हमने ही बाहर जाने की जिद की थी। घर आने के 2-3 दिन बाद बुआ जी भी भैया को देखने आईं। उनके आश्चर्य की हद नहीं रही। उन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। रोते हुए कहने लगी, हाय रे, क्या कर दिया मेरे बच्चे का, कैसा था और कैसा हो गया, कब ठीक होगा मेरा बच्चा। मम्मी और मेरी बहन उन्हें शांत कराती हैं और बाहर बरामदे में लेकर जाती हैं। उसी दिन शाम को मम्मी बुआ जी को सारी बातें बताती हैं कि ताई जी के घर भैया के साथ क्या क्या हुआ। बुआ जी भी बहुत नाराज होती हैं, लेकिन मम्मी को आश्वासन देती हैं, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन दोपहर में बुआ जी अपने साथ एक गुरुजी को लेकर आती हैं। वह सिद्धि प्राप्त तांत्रिक थे। बुआ जी गुरुजी को भैया के कमरे में लेकर जाती हैं, लेकिन वहां बैठी भाभी गुरुजी को देखकर गुस्से भरी नजरों से बाहर चली जाती हैं। हम सभी उनके इस रवैये को देख और समझ रहे थे कि गुरुजी का यहाँ आना भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुरुजी भैया के पास बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और फिर एकदम खड़े हो जाते हैं। गुरुजी बहुत तेज चाल से बाहर की तरफ निकलते हैं। उन्हें इस तरह से बिना कुछ बोले बाहर जाता देख मम्मी और बुआ जी उनके पीछे जाती हैं। हम देखते हैं कि गुरुजी हमारे घर के पीछे बगीचे में गए हैं और जमीन से एक पत्थर को हटाते हैं। वह पत्थर बहुत अजीब सा था, जैसे कोई रत्न हो। गुरुजी वह पत्थर हटाकर
6 लोहे की कीलें निकाल के देते हैं और पूछते हैं, घर में कितने सदस्य हैं? मम्मी जवाब देती हैं, 7 सदस्य। गुरुजी कहते हैं, मैं अभी जा रहा हूं, कल सुबह आऊंगा। और वह मम्मी को 7 अभिमंत्रित धागे देते हैं और कहते हैं, यह सभी के हाथों में बांध देना। गुरुजी के जाने के बाद ही भाभी एक सूटकेस लेकर बरामदे में आती हैं और बोलती हैं, मम्मी जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूं। यह सुनकर हम लोग चौंक जाते हैं कि अचानक कैसे और अकेले। मम्मी जी भाभी से कहती हैं, यह कोई समय है जाने का? तुम्हें पता है ना कि कुणाल को तुम्हारी जरूरत है और तुम मायके जा रही हो। भाभी कहती हैं, तो और क्या मम्मी जी, इस घर में क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। तभी बुआ गुस्से में बोलती हैं, तुम्हें बताने की क्या जरूरत, यह सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। मम्मी और बुआ जी को चुप कराते हैं, लेकिन बुआ हमारी नहीं सुनती और भाभी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हैं। आज मुझे बोलने दो। जब से यह लड़की आई है तब से कुणाल की तबीयत खराब है। अपशगुन है यह लड़की। मुझे तो यह रिश्ता शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन क्या करें, भैया के आगे किसी की चलती नहीं है। इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद भाभी रो पड़ती हैं। तभी पापा भी आ जाते हैं और भाभी को रोता हुआ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? सुधा, तुम रो क्यों रही हो? और यह सूटकेस, तुम कहीं जा रही हो क्या? भाभी रोती हुई बोलती हैं, पापा जी, मुझे नहीं पता कि आप सब लोग मुझे मनहूस समझते हैं। बुआ जी को ऐसा लगता है कुणाल जी मेरी वजह से बीमार हैं। पापा बुआ जी को गुस्से में घूरते हैं और भाभी को अंदर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन भाभी भी जिद करके बैठी थी कि वह अब नहीं रुकेंगी। बुआ जी अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन पिताजी उनकी कुछ नहीं सुनते और भाभी को समझाकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर भाभी नहीं रुकती और कहती हैं, अगर मैं मनहूस हूं तो इस घर में मेरा कोई काम नहीं, और गुस्से से सूटकेस उठाकर चली जाती है। भाभी के जाते ही पापा गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में मम्मी पापा के लिए खाना लेकर जाती हैं और उन्हें सारी बात बताने का फैसला करती हैं। मम्मी पिताजी को ताई जी के घर की बातें विस्तार से बताती हैं, लेकिन पिताजी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और बोलते हैं, आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन मानता है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो सुधा का इसमें कोई दोष नहीं। उसे बातें क्यों सुना रहे हो? मम्मी जवाब देती हैं, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कुणाल तो उसका पति है। फिर पिताजी गुस्से में बोलते हैं, तुमने अपने आंखों से कुछ देखा नहीं है तो क्यों बेचारी सुधा पर इल्जाम लगा रही हो? वो बिन माँ की बच्ची ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना कहकर पापा सोने के लिए लेट जाते हैं और माँ भी फिर कुछ नहीं बोलती। अगले दिन गुरुजी घर में आते हैं और एक अजीब सा डर उनके चेहरे पर होता है। वह मम्मी से कहते हैं, तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी पापा ऑफिस के लिए कमरे से निकलते हैं। गुरुजी को देख वह मम्मी और बुआ जी को संदेह भरी आंखों से देखते हैं और ऑफिस के लिए चले जाते हैं। गुरुजी घर में बने एक छोटे से मंदिर में जाते हैं। वहां से कुछ केसर उठाते हैं और उसे कुणाल भैया के बिस्तर पर डाल देते हैं। कुछ ही पल में पूरा बिस्तर का रंग काला पड़ जाता है। ये देखकर मम्मी और हम लोग सन्न रह जाते हैं। गुरुजी मम्मी को बताते हैं, कोई तो है जो तुम्हारे बेटे को जान से मारना चाहता है, या यूं कहें वह तुम्हारे बेटे की बलि देगा। मम्मी यह सुनकर रोने लगती हैं। बुआ जी कुछ बोलने की हालत में नहीं होती। मम्मी रोते हुए गुरुजी से पूछती हैं, गुरुजी ऐसा कौन करेगा? मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? गुरुजी आगे बताते हैं, यह कोई साधारण बलि नहीं है और ना ही वह कोई साधारण व्यक्ति है जो यह सब कुछ कर रहा है। बुआ जी पूछती हैं, गुरुजी यह तो बताएं कि इन सब के पीछे कौन है और उससे कैसे हम अपने बेटे को बचाएं। गुरुजी बोलते हैं, इसके पीछे कौन है यह बताना सरल नहीं है और कुणाल को बचाना तो नामुमकिन है। इसमें अघोरी ही आपकी मदद कर सकता है। प्रेतशिला पहाड़ पर एक अघोरी रहता है, वहां पिंडदान होता है। आपको उस अघोरी से कुछ मदद मिलेगी। प्रेतशिला पहाड़ पर घने पेड़ों के बीच उसकी कुटिया है। अब वही आपकी मदद करेंगे।
मम्मी और बुआ जी बिना देरी किए अगले सुबह प्रेतशिला पहाड़ के उसी अघोरी के पास जाते हैं। जाते समय मम्मी और बुआ जी ने शिव मंदिर के दर्शन किए और वहीं एक पुजारी से अघोरी का पता पूछा। उसके बाद वे आगे चल दिए। रास्ता काफी थकान भरा था, भरी धूप थी और कहीं कहीं कोई पेड़ था। बस थोड़ी देर वहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेते थे। दोपहर 2 बजे तक बुआ और मम्मी उस कुटिया के पास पहुंचे। वहां 4 लड़के बैठे थे जो कुछ साफ सफाई कर रहे थे। उनमें से एक लड़के से मम्मी और बुआ जी ने अघोरी बाबा के बारे में पूछा तो उसने कुछ देर इंतजार करने को कहा। वे सूरज ढलने तक वहीं बैठे इंतजार करते रहे। तभी उनमें से एक लड़का अंदर गया और एक लोटे में पानी लेकर मम्मी और बुआ जी के पास आया। उसने हमें पैर धोकर अंदर कुटिया में अघोरी से मिलने को कहा। जब वे कुटिया के अंदर गए तो वहां धुनी की बहुत महक आ रही थी और हल्का सा धुआं था। अघोरी चेहरे से बहुत ही कठोर स्वभाव का लग रहा था। अघोरी ने अपने सामने एक चटाई पर बैठने को कहा। मम्मी के कुछ बोलने से पहले ही अघोरी ने कहा, वो डायन तुम सबको मार देगी। ये सुन मम्मी जी रोने लगी, पर अघोरी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम्हारा लड़का उसका शिकार है, उसी को मारकर वह सिद्धि प्राप्त करेगी। अघोरी ने मम्मी को एक विभूति देते हुए कहा, इसे अपने माथे से कभी मत हटने देना। अघोरी ने एक मिट्टी के बर्तन में पानी दिया और उसे कुणाल भैया को पिलाने को कहा। फिर अघोरी ने मम्मी और बुआ जी को अमावस्या की रात को आने को कहा। भैया की हालत बहुत खराब थी। वे न कुछ बोल पा रहे थे और न ही होश में थे। उन्हें ग्लूकोज की बोतलें और इंजेक्शन दिए जा रहे थे। रात करीब 10 बजे के आसपास मम्मी और बुआ जी वापस आईं और सीधे कुणाल भैया के कमरे में जाकर उन्हें मिट्टी के बर्तन का पानी पिलाया जिसे अघोरी ने दिया था। पानी की एक घुट भैया के मुंह में जाते ही वे धीरे धीरे आंखें खोलने लगे। ऐसा चमत्कार देखकर हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया को होश में आता देख मम्मी उनसे चिपट कर रोने लगी। भैया के मुंह से एक ही शब्द निकला, माँ। बुआ जी भैया को और पानी पिलाती हैं। तभी भैया कहते हैं, माँ मुझे बचा लो, सुधा मुझे मार देगी। ये सुनकर हमारे होश उड़ गए। इन सब में उन्हीं का हाथ निकला। मुझे शक तो पहले से ही था। भाभी का रवैया हमारे लिए कुछ ठीक नहीं था, लेकिन भैया ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने भैया के साथ ऐसा किया। भैया मम्मी को बताते हैं कि किस तरह सुधा भाभी ने उनका यह हाल किया। ताई जी के घर पहली रात को सुधा ने शिव मंदिर का प्रसाद कहकर एक लड्डू खिलाया और फिर थोड़ी देर में मैं सो गया। फिर जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को एक नदी के किनारे रेत पर पड़ा हुआ पाया। मुझे एक उल्टी चारपाई पर लिटाया हुआ था और 4 औरतें मेरे चारों ओर घूम रही थीं। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा सिर बहुत भारी हो गया। मैं उठ ही नहीं पाया। उन 4 औरतों को जब मैंने पहचानने की कोशिश की तो उनमें से एक औरत सुधा भी थी। वे औरतें कुछ मंत्र पढ़ रही थीं और मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। उनकी आवाज सुनते सुनते मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर वहां से आ सकूं। अगले दिन जब मैं जागा तो मुझे वह दृश्य याद आने लगा। मुझे लगा कि यह एक बुरा सपना था, लेकिन रोज मेरे साथ यही होता रहा। जितने दिन हम ताई जी के घर रहे, मैंने जब भी चाहा कि सुधा से इसके बारे में बात करूं, पता नहीं क्यों मैं कह ही नहीं पाता था। मुझे रोज एक नदी के किनारे ले जाया जाता था। मुझे बांधा नहीं गया था, फिर भी शरीर बंधा हुआ लगता था। एक दिन मेरे बिस्तर के सिरहाने अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा तो एक मांस का टुकड़ा पड़ा था। मैंने ताई जी को बताया तो उन्होंने वह मांस का टुकड़ा फेंक दिया, लेकिन अगले 2 दिन फिर वैसा ही बड़ा मांस का टुकड़ा दिखा। ताई जी ने फिर फेंक दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। यह सब सुनकर हमारे होश उड़ गए। भैया के साथ इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं हुई। सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि सुधा भाभी ने ऐसा क्यों किया। सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। बुआ जी ने सुधा भाभी से सभी सवालों के जवाब जानने के लिए फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। शाम को जब पापा घर आए
तो हमने उन्हें भैया की बताई हुई सारी बातें बताईं, लेकिन पापा का दिमाग इन सब बातों पर यकीन न करने को कह रहा था। पापा तुरंत भैया के पास गए और उनसे पूछा, क्यों, क्या यह सब सही है? भैया ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखकर पापा के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। पापा ने भी तुरंत भाभी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। फिर पापा ने अगले दिन भाभी के घर जाने का फैसला किया। अगले दिन पापा ऑफिस से छुट्टी लेकर सुबह भाभी के घर के लिए निकले। वहां पहुंचकर देखा तो वहां ताला लगा था। पापा ने उनके पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, सुधा तो बहुत दिनों से यहां नहीं आई, घर पर तो बहुत दिनों से ताला लगा है। भाभी के बारे में कुछ पता नहीं लगा और पापा घर आ गए। उन्होंने सारी बातें हमें बताई। अब सभी को बस अमावस्या की रात का इंतजार था। अमावस्या को अभी 1 हफ्ता था। एक एक दिन भारी सा लग रहा था। दिल में बेचैनी रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा। अघोरी बाबा अब क्या बताएंगे? यह सब बातें घर के दिमाग में रहती। 2 दिन बाद मेरी बड़ी बहन और भाई गौरव भी दिल्ली से आने वाले थे। वह दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। जब उन्हें भैया की हालत के बारे में बताया तो उन्होंने घर आने का सोचा, लेकिन पापा ने मना कर दिया। फिर भी उन दोनों ने पापा को बिना बताए आने का फैसला किया। 2 दिन भी बस चिंता में निकल गए और तीसरे दिन सुबह ही दीदी और गौरव आ पहुंचे। मम्मी उनको देखकर रोने लगी। हम सबका दिल भी भर आया। कुछ दिन पहले तक कितनी खुशियां थीं और आज अचानक। पापा ने दीदी से कहा, तुम लोगों को मना किया था घर आने के लिए, तुम लोगों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा क्या? बुआ जी दीदी और भैया के साथ देते हुए बोली, भैया बच्चों को मैंने ही बुलाया है, कुणाल याद कर रहा था इन्हें। इस बात पर पापा ज्यादा कुछ नहीं बोले और नाश्ता करके अपने ऑफिस चले गए। दिव्या दीदी और गौरव भैया ने जब भैया को देखा तो वह भी हैरान रह गए। भैया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हों, लेकिन शायद यह सब किस्मत में था। सुधा भाभी से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह अनाथ थीं। उनके जानने वाले या रिश्तेदारों के बारे में भी हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था। जिन्हें जानते थे उनसे भी पता किया, लेकिन उन्होंने भी सुधा के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दी। गुरुजी और अघोरी की बात बार बार दिमाग में आती थी कि क्या सच में भैया के पास अब कम वक्त बचा है। बुआ जी ने सोचा कि यह सब सुधा जी की ताई जी के घर से शुरू हुआ था। शायद वहीं जाकर सुधा के बारे में पता किया जा सकता है। बुआ जी अगले दिन ताई जी के घर जाने की तैयारी करने लगती हैं। सभी लोग रात का खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुणाल भैया के साथ मम्मी सोती थी। रात के कुछ 2 बजे मम्मी चीखने लगती हैं और सभी की आंख खुल जाती है। सभी कमरे में जाकर देखते हैं तो कुणाल भैया को खून की उल्टियां हो रही थीं और जमीन पर खून का काला रंग फैलता जा रहा था। ऐसा अजीब मंजर देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा जल्दी से हॉस्पिटल फोन लगाते हैं। आधे घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आती तो पापा और गौरव भैया कुणाल भैया को बाइक पर ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। मम्मी और हम सब लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। उससे पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर अभी इमरजेंसी केस में हैं, दूसरे हॉस्पिटल गए हैं और आधे घंटे में आएंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पापा उस लड़की से कहकर कुणाल भैया को एडमिट करवा देते हैं और भैया को आईसीयू वार्ड में भर्ती करा दिया जाता है। भैया कुछ बोल नहीं रहे थे और उल्टियां भी बंद नहीं हो रही थीं, लेकिन नर्स किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। सभी के मन में बेचैनी थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर आते हैं और वह सीधे आईसीयू में जाते हैं। इधर हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बस भैया को कुछ ना हो, क्योंकि उस अघोरी की बातें दिमाग से निकल नहीं रही थीं। 15 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और पापा से बोलते हैं, आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। बस यह सुनते ही हॉस्पिटल में मातम सा छा गया। मुझे भी होश नहीं था कि कब क्या हुआ और कौन हमें घर लाया। जब मुझे होश आया तो मैं आंगन में एक चटाई पर लेटी हुई थी। घर में मातम छाया हुआ था। चारों तरफ से रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। मेरे सामने ही कुणाल भैया का शव रखा हुआ था।
उनके आसपास सबने भीड़ लगा रखी थी। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल था और सभी सुधा भाभी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन सुधा भाभी नजर नहीं आ रही थी। शाम 4 बजे कुणाल भैया का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन सुधा भाभी का कुछ पता नहीं चला। 2-3 दिन कैसे बीत गए, किसी को होश नहीं था। 2 दिन बाद हमें अघोरी के पास जाना था, क्योंकि उन्होंने हमें अमावस्या की रात को बुलाया था। 2 दिन तक घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। अंततः वह रात आ ही गई। मैं, बुआ जी, मम्मी, पापा और गौरव भैया दोपहर 1 बजे ही अघोरी से मिलने के लिए निकल पड़े, क्योंकि प्रेतशिला पहाड़ तक पहुंचने में काफी समय लगता है। दिव्या दीदी बुआ की लड़की के साथ घर पर ही रुकी। कभी धूप तो कभी बादल के बीच हम लोग उस अघोरी की कुटिया तक शाम को 5 बजे पहुंच गए। वहां उनके 2 शिष्य हमें बाहर ही बने चबूतरे पर बैठने को कहते हैं। थोड़ी देर में एक शिष्य आता है और हमसे बातचीत करने लगता है। वह खुद को एक तांत्रिक का बेटा बताता है। उसकी उम्र करीब 23-24 साल होगी। वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में काफी कुछ बताता है कि उसके पिता जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र सीखने लगे और एक तांत्रिक बन गए। उससे पहले उसके पिता फल बेचा करते थे। एक दिन ध्यान करते समय उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इसने इस अघोरी की शरण ले ली। वह लड़का बताता है कि इस अघोरी का साधना स्थान वैसे तो शमशान है, लेकिन हम लड़कों की वजह से वह यहाँ रहते हैं। जतिन नाम का वह लड़का बहुत ही होनहार सा प्रतीत हो रहा था। जब बुआ जी जतिन को हमारी परेशानी के बारे में बताती हैं, तो वह हमें दरहा भूत के बारे में बताता है। यहाँ आसपास के गांव में अभिचार कर्म करने वाले 4 या 5 औरतें या मर्द होते हैं, जो अपनी इच्छावश में आकर दूसरों के ऊपर टकर्म करते हैं। इष्ट दरहा भूत या शक्तिशाली भूत होते हैं। यह हमेशा दूसरों को अपनी तंत्र क्रिया द्वारा दुख देते हैं। इनके इस काम को सीधे तौर पर गांव में कोई नहीं जानता। आमतौर पर इनके कर्म का कोई सबूत नहीं होता और न पूजा पाठ का। इनके परिवार वाले भी इनकी क्रियाओं को नहीं जानते। जैसे जैसे यह बूढ़े होते जाते हैं, इनकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। इनका मंत्र सिर्फ 2 या 3 शब्दों का होता है। जिस परिवार को अत्यधिक दुख देना हो, उनके यहाँ अपने माहवारी कपड़े से जूती बनाकर मंत्र शक्ति से उनके घर के दरवाजे में गाड़ देते हैं, जिससे वहां किसी भी देवी देवता का प्रवेश निषेध हो जाता है और उनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक दुख देता है। इनकी साधना बड़ी ही गोपनीय तरीके से होती है। यह दीपावली के दिन अपने गांव को मंत्र से बांधकर शमशान में 8-10 ग्रुप में एकत्र होकर अपने गुरु डायन के समक्ष नग्न होकर कमर में झाड़ू लपेटकर अपने मलमूत्र से जमीन को लीपकर गोल घेरे बनाकर रात भर नाचती है और अपनी शक्ति को बढ़ाती है। पहली बार यह अनजाने में या जानबूझकर इस विद्या को सीखती हैं। तब इनके गुरु मंत्र सिखाने के बाद सिद्धि के लिए बलि मांगते हैं, वह भी इनके पति या प्रिय पुत्र की बलि। इंसान की बलि देने पर यह पागल हो जाती है और हाँ कहने पर बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने आप मर जाता है और गांव में या परिवार में किसी को कुछ पता नहीं चलता। इनकी सिद्धि होने के बाद यह पेड़ पौधे, पालतू जानवर, पक्षी आदि पर प्रयोग करना प्रारंभ करती है और बाद में मनुष्य पर प्रयोग करती हैं। बहुत से लोग इस विद्या को सीखना नहीं चाहते, क्योंकि इनका भविष्य अत्यंत दुखदायी और कष्टप्रद होता है। यह बात गांव के सभी लोग जानते हैं, किंतु जो सीनियर या बुजुर्ग डायन होती हैं, उन्हें अपना चेला बनाना अति आवश्यक होता है। स्वयं की मृत्यु से पहले 4 या 5 चेला बनाना इनकी मजबूरी होती है, नहीं तो इनके इष्ट भूत स्वयं उन्हें बहुत तंग करते हैं। इसलिए वह ऐसे स्त्री या पुरुष को चुनती है जिनके अंदर इच्छा की भावना बहुत ज्यादा हो, या अपने ही परिवार के किसी सदस्य को चुनती है। उन्हें अपने वश में करके अपने साथ घुमाते फिराते हैं और 4-5 मंत्र सिखा देती हैं। इस तरह से चेला बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा वह कम उम्र की ही अपने परिवार की 1 या 2 लड़कियों के ऊपर शक्तिपात करती हैं, ताकि उस लड़की के जितने साल बाद भी विवाह हो, उसके बाद उस लड़की के ऊपर अपने आप विद्या के गुण जागृत होने लगते हैं।
सपने में मंत्र और विधि मिलने लगती है। इस तरह डायन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। हम लोग सोचते हैं कि डायन एक अत्यंत खतरनाक, काली और कुरूप दिखने वाली बुढ़िया होगी, जैसा कि टीवी सीरियल में हम देखते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। डायन तो अत्यंत सुंदर, खूबसूरत, गोरी काली, 18 से 20 साल की या 50 से 100 साल की भी हो सकती है। BA, MA, पढ़ी लिखी या अनपढ़ भी हो सकती है। नौकरी पेशा वाली या गृहिणी भी हो सकती है। किसी बहन, माँ, भाभी, पत्नी कोई भी हो सकती है। इनकी कोई विशेष पहचान नहीं होती। आज जो साधारण स्त्री है 1 साल बाद डायन बन जाए और किसी को पता भी न चले, ऐसा भी होता है। यह सब सुनकर हमारे होश उड़ने लगे और हम सुधा भाभी के बारे में सोचने लगते हैं कि कहीं वह भी तो डायन नहीं थी। तभी एक लड़का अंदर से आता है और हमसे अघोरी के पास जाने के लिए बोलता है। हम लोग अंदर जाते हैं। अघोरी हमसे कहता है, तैयार हो तुम लोग? हमें कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या बोल रहे हैं। तभी बुआ जी अघोरी से पूछती हैं, जी बाबा, हम समझे नहीं। अघोरी ने कहा, शमशान में जाने के लिए तैयार हो? हमने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। हम लोग अघोरी और जतिन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। हम प्रेतशिला पहाड़ से नीचे की ओर जाना शुरू करते हैं, लेकिन वह रास्ता अलग था जहां से हम आए थे। हमारे मन में एक अजीब सा डर था कि अंधेरी रात में हम लोग शमशान जा रहे हैं। एक पल को मेरे मन में यह डर आया कि क्या इस अघोरी पर यकीन करना ठीक है, क्योंकि आजकल ढोंगी बाबा भी बहुत होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। रास्ते में अघोरी बताते हैं, डायन को मारा नहीं जा सकता क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। बुआ जी अघोरी से पूछती हैं, हमने डायन का क्या बिगाड़ा है और वह हमारी बहू के वेश में क्यों आई? गरजती हुई आवाज में अघोरी बोलता है, मूर्ख, क्या तुझे अभी तक नहीं पता सुधा और डायन का क्या रिश्ता है? सुधा ही डायन है। जतिन ने कहा, मम्मी ने एकदम सही कहा था। बुआ जी ने हल्के से कंधे पर थपकी मारी, क्योंकि हमें अंदेशा तो था ही सुधा भाभी के लिए, लेकिन कभी खुद सामने से ऐसा कुछ करते देखा नहीं। कुणाल भैया ने ही बताया था जो भी उनके साथ हुआ था। जतिन के मुंह से सुधा भाभी का नाम सुनते ही हमें यकीन हो गया कि सुधा भाभी ऐसे ही नहीं हुई। अघोरी आगे बताता है, डायन के गुण को परमानेंट नष्ट नहीं किया जा सकता। इससे हर व्यक्ति डरता है और नफरत करता है। इनकी मौत अत्यधिक दर्दनाक और कष्टदायक होती है। इनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है। इसके अलावा यह दूसरों की उम्र चुराकर बहुत लंबी उम्र तक जीती है। जैसे जैसे यह बूढ़ी होती जाती है, वैसे वैसे इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। ऐसे कार्य करने वाले मर्दों को औघड़ कहा जाता है, किंतु डायन की संख्या औघड़ों से 25 गुना अधिक होती है। डायन अत्यधिक चालाक और शातिर होती है। एक वरिष्ठ डायन के ऊपर मारण क्रिया करना बहुत ही कठिन है। कोई उच्च कोटि का अघोरी ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि उनका इष्टभुज 24 घंटे उनकी सुरक्षा करता है और उनका पिंड 24 घंटे बंधा रहता है। इस पर भी यह हर पल सतर्क रहते हैं। इसके अलावा इनके परिवार के किसी सदस्य पर भी कोई तांत्रिक क्रिया या मारण क्रिया नहीं कर सकता, चाहे कहीं भी रहे, क्योंकि इनका पिंड भी हमेशा बंधा रहता है। इनके हर पल की खबर डायन का इष्टभूत देता है। वह एक कर्ण पिशाचिनी की तरह काम करता है। इसी कारण डायन के परिवार बेफिक्र और खुशी खुशी रहते हैं। उनकी खेती बाड़ी, गाय बैल सभी तरह से सुरक्षित रहते हैं। एक डायन दूसरी डायन के परिवार वालों को भी दुख नहीं पहुंचा सकती और किसी साधारण परिवार के ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती। यह सिर्फ दुख देने का काम कर सकती है, ठीक करने का नहीं। किंतु हाँ, स्वयं द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया को वह अपनी इच्छा से जब चाहे तब ठीक कर सकती है, लेकिन ऐसा वह तभी करती है जब उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़े। डायन परिवार वालों को दुख देती है जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सीधे साधे होते हैं। ऐसे परिवारों से वह डरती है, जबकि जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं उनसे नहीं। एक डायन के पास परिवार को बर्बाद करने के 1000 तरीके होते हैं। डायन के तांत्रिक क्रिया का आजीवन कोई सबूत नहीं मिलता,
न ही प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मिलता है। यदि कोई किसी को डायरेक्ट डायन कह दे तो वह बिना गवाह के भी कानून का सहारा ले सकती है और कहने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाती है। गांव के लोग चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, निरंतर किसी न किसी से चुपके इन पर मारण क्रिया करवाते हैं, इसी उम्मीद से कि शायद किसी का कोई असर हो जाए। कभी कभी तो किसी का किस्मत भूले बट के साथ भी दे देती है और डायन की मृत्यु हो जाती है। यह सब सुनने में काफी अजीब था, लेकिन फिर भी इन बातों पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात करीब 2 बजे हम शमशान पहुंचते हैं। वहां आसपास कोई नहीं होता। अघोरी बाबा एक हवन कुंड रखते हैं और उसके चारों ओर सिंदूर से अभिमंत्रित कोले खींचकर हमें उसमें बैठने को कहते हैं। अपने और जतिन के लिए भी ठीक ऐसा ही गोला बनाकर उसमें बैठ जाते हैं। अघोरी अपने सामने एक प्लेट में 6 सोने के सिक्के जैसे कोई यंत्र रखते हैं और 15 से 20 मिनट तक अपना ध्यान करते हैं। फिर उस यंत्र में अपने आप ही धुआं उठने लगता है और एक जोरदार आवाज के साथ वह पलट हवा में उछल जाती है। अघोरी बाबा वह यंत्र अपने हाथ में लेते हैं। उन यंत्र पर वह कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मम्मी, पापा, बुआ, भैया और मुझे देकर बोलते हैं, यह डायन सुरक्षा कवच है, इसे अपने पास रखना। फिर सुधा क्या, कोई भी डायन, भूत प्रेत तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग उस कवच को चूमते हैं और एक धागे में करके अपने हाथों में बांधते हैं। जतिन अपनी जगह से उठकर जाता है और हम सभी के माथे पर विभूति लगाता है। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। बारिश का मौसम तो था ही, लेकिन काले घने बादल उस शमशान के माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। उस शमशान के अंधेरे को एकमात्र वह अग्निकुंड ही मिटा रहा था। आसमान में बादल ऐसे लग रहे थे मानो हमारे सिर के ऊपर ही हो और बस अब बारिश होने ही वाली हो, लेकिन बारिश नहीं होती, बस एक बिजली चमकती रहती है। साथ ही अघोरी बहुत ही ऊंची आवाज के साथ मंत्रों का जाप कर रहे थे। जितना जोर से उनका उच्चारण होता उतनी ही तेज बिजली चमकती। आखिर में एक बहुत तेज बिजली चमकी और सामने एक औरत दिखाई पड़ी। उसके बाल खुले और आगे की तरफ थे, पैर उल्टे थे, कमर पर झाड़ू के पत्ते बंधे थे। उसकी वेशभूषा ठीक वैसे ही थी जैसे जतिन ने बताया था, बिल्कुल डायन। उसके सीने का हिस्सा उसके बालों से ढका था। मेरी नजरें उस पर जाकर रुकी। मैं बस उसकी शक्ल देखना चाहती थी। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को हल्के से पीछे की तरफ समेटा, हम लोग चकित रह गए। इतनी अजीब वेशभूषा में और कोई नहीं, सुधा भाभी ही थी। पापा घबराकर उठने लगते हैं। तभी जतिन पापा को सावधान कर देता है। सुधा भाभी बहुत ही गुस्से में लग रही थी। आंखें बिल्कुल लाल थी और जोर से सांस ले रही थी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। अघोरी बाबा ने एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद वह वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंजीरों में जकड़ रखा हो। अघोरी बाबा सुधा भाभी से कहते हैं, हे पिशाचिनी, क्या चाहती है तू? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने इनके बेटे की बलि क्यों दी? सुधा भाभी कुछ नहीं बोलती। अघोरी बाबा अपने मंत्र जारी रखते हैं और सुधा भाभी खुद ही तड़पने लगती है, जैसे उनको चोट लग रही हो। अघोरी बाबा अपने मंत्र के जाप को तेज आवाज में पढ़ने लगते हैं और आखिर में एक चीख के साथ सुधा भाभी की आवाज निकलती है और वह नीचे जमीन पर बैठ जाती है। इन लोगों ने मेरा सब कुछ ले लिया। इनके लालच ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सुधा भाभी ने बोला। हम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये क्या कह रही है? हमने इनकी जिंदगी कैसे खराब की? सुधा भाभी आगे बोलती हैं, नचिकेत कुमार। यह नाम सुनकर पापा के चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं और सुधा भाभी जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ याद आया तुझे राजीव? क्या किया था तूने उनके साथ? सुधा भाभी ने कहा। सभी पापा की तरफ देखते हैं इसका जवाब जानने के लिए, लेकिन पापा बस घबरा रहे होते हैं। आगे सुधा भाभी रोने लगती हैं और एकदम चीख के साथ बोलती हैं, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। तूने मेरा परिवार मिटा दिया, मैं भी तुझे और तेरे परिवार को मिटा दूंगी। वह जोर जोर से हंसने लगती है। अघोरी सुधा भाभी से कहता है, अभी इन्हें छोड़ दे, वरना जो तेरा गुरु है जिसने तुझे डायन बनाया है उसे भी मार दूंगा।
ये बात सुनकर सुधा भाभी और जोर जोर से हंसती है और कहती है, तू तू क्या मारेगा मुझे? क्या तू नहीं जानता अब मैं सिद्धि प्राप्त हो चुकी हूं, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू इस राजीव ने मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे छोटे भाई को मार डाला सिर्फ एक नौकरी के लिए। मैं उस दिन अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार हुई थी। हम लोग निकलने ही वाले थे कि घर के लैंडलाइन टेलीफोन की घंटी बजती है। पापा मुझे, मेरी माँ और मेरे भाई को बाहर इंतजार करने को कहते हैं और जाकर फोन पर बात करते हैं। जब वह बाहर आए तो उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, जो अभी तक इसलिए खिलखिला रहा था क्योंकि पापा की सरकारी नौकरी लगी थी। पापा को अपने ससुराल जाने में इसलिए ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि नाना के हमेशा पापा को काम का ताना देते थे। यहां तक कि एक बार तो नाना और पापा में इतनी बहस हुई कि नाना जी ने हम और माँ को 2 महीने अपने घर पर ही रोके रखा। मेरी माँ ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से नाना जी वैसे ही नाराज थे और उन्हें पता चला कि पापा एक कपड़े की दुकान पर बैठते हैं तो और भी गुस्सा उनका तेज हो गया। मेरे नाना अपने गांव के बहुत ही अमीर और इज्जतदार लोगों में से एक थे। मेरे नाना मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन हमेशा ही पापा को काम के लिए ताना दिया करते थे। इतने दिन अब पापा सीना चौड़ा करके अपने ससुराल जा रहे थे, लेकिन उस फोन की घंटी ने एकदम उनकी खुशी मिटा दी, मानो कोई खिलता हुआ फूल मुरझा गया। माँ ने पापा से पूछा, क्या हुआ, किसका फोन था इस घर? इस पर पापा कुछ नहीं बोले और हम लोग बस स्टॉप पहुंचे। नाना का घर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। मैं उस समय 10 साल की थी और मेरा छोटा भाई 9 साल का था। भाई को मम्मी ने गोद में ले रखा था और मैं बीच में बैठी थी। मम्मी पापा को लगा कि मैं सो गई, लेकिन बस के झटकों में नींद तो नहीं आती, बस झपकी लगती है। पापा बड़ी ही बेसब्री से माँ को बताते हैं कि उनकी नौकरी लग गई। पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट वालों ने फोन किया था कि गलती से आपके पास फैक्स चला गया, क्योंकि नचिकेत नाम के 2 कैंडिडेट थे और एक जैसी ही क्लासिफिकेशन होने के कारण यह थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई। लेकिन माँ यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि मैं समझ सकूं कि एक नौकरी किसी के लिए क्या मायने रखती है। हम लोग नाना के घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही नाना के आने शुरू हो जाते हैं। नाना बोलना शुरू करते हैं, हमने सुना है कि तुम्हारी नौकरी लग गई, वह भी सरकारी। चलो अच्छा है, तुमने कुछ तो अच्छा काम किया। हमारे लेवल तक तो नहीं आ सकते, कम से कम मेरी लड़की को ठीक से 2 वक्त की रोटी तो खिला ही दोगे। यह सब सुनकर मेरी माँ और पापा कुछ नहीं बोले और शाम तक हम लोग घर वापस आ गए। मेरे पापा के माथे पर चिंता की वह लकीरें मैं आज भी नहीं भूली हूँ। अगले दिन सुबह ही पापा के एक दोस्त घर आए। मम्मी चाय बनाने लगी और मैं मेरे भाई के साथ आंगन में ही खेल रही थी। पापा के दोस्त ने उन्हें बताया, मुझे तुम्हारी नौकरी के बारे में पता चला, लेकिन क्या तुम जानते हो ये सब किसने कराया? मेरे पापा को लगा था कि कोई पैसे वाला आदमी ही होगा, तो उन्होंने साधारण स्वर में बोला, कोई भी कराए, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उनके दोस्त बोले, अरे भाई, ये सब तेरे ससुर का ही किया धरा, वह तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तुझे वह राजीव तो याद है ना, जिससे भाभी जी की शादी होने वाली थी? लेकिन जब तेरे ससुर को तेरे बारे में पता चला तो अपने बेटे की जीत के आगे उनको तुझसे शादी करनी पड़ी। ऐसा नहीं है तुझसे शादी के कुछ दिन बाद तेरे ससुर का गुस्सा तेरे लिए कम हो गया हो, वह आज भी तुझसे उतनी ही नफरत करते हैं। तेरे ससुर ने निधि भाभी को तुझसे दूर करने की हर कोशिश की, लेकिन तुम लोगों को दूर नहीं कर पाए। मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे ससुर तुम्हें बहुत जलील करते हैं और इसलिए इस बार उन्होंने उस राजीव के साथ मिलकर तुम्हारी नौकरी भी छीन ली। पापा के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि नाना जी ने उनके साथ इस हद तक गुजर सकते हैं। जब मम्मी बाहर आई तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्होंने कुछ सुना नहीं, जबकि वह भी सब जान चुकी थी। लेकिन अपने पिता की हर हरकत के लिए वह क्या कर सकती थी, यह उन्हें भी नहीं पता था। थोड़ी देर में चाय नाश्ता करके पापा के दोस्त चले गए और पापा अपने कमरे में चले गए। मेरी मम्मी ने पापा से कुछ नहीं पूछा।
वह तैयार हुई और मुझे भी तैयार किया। घर से निकलते वक्त बस पापा से इतना कहा कि यहीं बाजार तक जा रही हूं, और हम घर से निकल गए। मम्मी नाना जी के घर पहुंची और जाते ही उन पर बरस पड़ी। पिताजी, क्या मिल गया आपको हमारे साथ ऐसा करके? हमने शादी के बाद भले ही परेशानी झेली, लेकिन आपसे तो कभी मदद के लिए नहीं कहा, तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप हमारी मदद न कर सके तो हमारे साथ बुरा क्यों किया? यह कहते कहते मेरी माँ बहुत रोई। नानी ने उन्हें बहुत समझाया कि आराम से बैठकर बात कर लें, लेकिन मेरी माँ का गुस्सा उस दिन 7वें आसमान पर था। वह किसी की सुन नहीं रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और बस बोले ही जा रही थी। नाना ने मेरी माँ से कहा, देख बेटी, मैं तेरा भला चाहता हूँ, वह नचिकेत के किसी भी लायक नहीं। तू आज भी उसे छोड़कर बच्चों के साथ मेरे पास आ, मैं तुझे अच्छे से रखूंगा, तेरी शादी राजीव से करा दूंगा। वह बहुत अच्छा लड़का है और आज भी तुझे पसंद करता है। उसे तेरे बच्चों से कोई परेशानी नहीं है और वह हमारी बराबरी का लड़का है। ये सुनकर मेरी माँ को और भी गुस्सा आने लगा। उनके पापा के मन में इतना जहर है और राजीव के बारे में सब सोचते हैं, जबकि राजीव को सिर्फ नाना की दौलत से प्यार था। बस इतना सुनते ही मेरी माँ 1 मिनट भी वहां नहीं रुकी और वहां से घर चली आई। जब हम घर पहुंचे, देखा तो अंदर से दरवाजा बंद है और आंसू के रोने की आवाज आ रही है। मम्मी ने पापा को बहुत तेज आवाज लगाई, लेकिन पापा ने दरवाजा नहीं खोला। जब मम्मी को कुछ अनहोनी का शक हुआ तो पड़ोस के एक अंकल को बुलाकर लाई और दरवाजा टुड़वाया। देखा तो बरामदे में पापा पंखे से फांसी लगाकर लटके पड़े हैं और आंसू नीचे बैठकर रो रहा है। इतने में ही आसपास के और लोग भी आ गए। जल्दी जल्दी पापा को नीचे उतारा और अस्पताल लेकर गए। मुझे मेरी माँ ने आंसू के साथ घर पर रहने को बोला। थोड़ी देर अस्पताल में एम्बुलेंस में पापा सफेद चादर में लिपटे हुए आए और मेरी माँ बहुत बुरी तरह से रो रही थी। साथ ही साथ पीछे से पुलिस वालों की गाड़ियां आईं और उन्होंने घर के छानबीन की तो उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर पापा के हस्ताक्षर थे। उसमें पापा ने लिखा था, निधि, मुझे माफ कर देना। तुम दोनों बच्चों को किसी अनाथालय में देकर राजीव से शादी कर लेना। मैं जिंदगी से हार चुका हूं। मुझे लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। मैंने सोचा था कि एक खुशहाल जिंदगी तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं हार गया। मैं जानता हूं कि तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो और तुम दोनों के बीच मैं नहीं आ सकता, लेकिन अब और नहीं, तुम खुश रहो। पुलिस वाले अंतिम संस्कार कराकर मम्मी को पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मम्मी कोई केस दर्ज नहीं कराती क्योंकि वह जानती थी कि उनके पापा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पापा की मौत के 1 हफ्ते बाद नाना जी पहली बार हमारे घर आए थे, वह भी सिर्फ माँ को इस बात के लिए राजी करने कि वह राजीव से शादी कर ले। लेकिन मम्मी ने उनको खरी कोटी सुना दी और सब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नाना जी अपनी बेइज्जती देख वहां से इतना कहकर चले गए, मुझे लगा था कि तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन तू चाहती ही नहीं कि तेरे बच्चों की जिंदगी सुधरे। तेरा मन हो तो घर आ जाना। राजीव तुझे और तेरे बच्चों को अपनाने को आज भी तैयार है। मम्मी रात दिन बस रोती रहती। आज पड़ोस के लोग आते और मम्मी को समझा बुझा कर जाते कि राजीव से शादी कर ले। घर में इतनी परेशानी आ गई थी कि एक वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो गया था। कहीं काम करने जाती तो उन्हें यही कहकर समझा दिया जाता कि अपने पापा के घर वापस लौट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में सब लोगों की बातों में आकर मेरी माँ राजीव से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। आखिर में मेरी माँ राजीव से शादी करने के लिए राजी हो गई और वापस नाना के घर जाने का फैसला करती है। नाना जी मम्मी और हमें देखकर बहुत खुश होते हैं और वह यह भी समझ गए थे कि मेरी मम्मी ने फैसला उनके हक में ही किया। बिना कुछ पूछे वह जल्दी जल्दी हमारा स्वागत करने लगे। नानी ने जल्दी से खाना पानी दिया। मैंने और मेरे भाई ने पेट भरकर खाना खाया क्योंकि हमने बहुत दिनों से पेट भरकर खाने नहीं खाया था। उसी रात नाना जी ने राजीव अंकल को घर पर बुलाया और मम्मी से अकेले में जाकर कुछ बात की। मैं नहीं जानती थी कि उनके बीच क्या बात हुई।
बस मैं अपनी माँ को दूर से रोता हुआ देख सकती थी। अगले 2 दिन बाद मम्मी को राजीव अंकल से शादी होने वाली थी। मेरी माँ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन मेरे नाना जी का जैसा सपना पूरा हो गया हो, वह ऐसे ही खुश थे। 2 दिन बाद रात में सिर्फ घर के लोग थे और पंडित जी को बुलाया गया था शादी के लिए। लेकिन उस दिन नाना जी के चेहरे पर खुशी के साथ कुछ तनाव दिख रहा था। शादी का मुहूर्त रात 10 बजे का था। करीब 9 बजे मेरी माँ मेरे भाई आशु को नाना जी के कमरे में सुला रही थी। मैं उनके बिल्कुल ठीक सामने बरामदे में बैठी हुई थी। फूलों की माला जड़ रही थी और सबको देख भी रही थी कि कैसे सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कोई फलों की टोकरी ला रहा है तो कोई पूजा का सामान। तभी मैं देखती हूँ कि राजीव अंकल बहुत गुस्से में ऊपर से आ रहे थे और मेरे नाना जी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उसी समय मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगाई और बोली, जब तक मैं ना आऊं तब तक अपने भाई के पास ही रहना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मम्मी जाने लगी। जाते जाते मम्मी रुक गई और दरवाजे की तरफ कान लगाकर सुनने लगी। बाहर मेरे नाना जी और राजीव अंकल में बहस हो रही थी और राजीव अंकल मेरे नाना जी को उल्टा सीधा बोल रहे थे। देखिए ससुर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ आपकी बेटी को ही अपनाऊंगा, लेकिन आपने मुझसे यह बोलकर उसके दोनों बच्चों को मेरे गले बांधना चाहा। अरे, मैं आपकी विधवा बेटे से शादी के लिए राजी हो गया, यह आपके लिए काफी नहीं था। मेरे नाना जी बहुत ही हल्की आवाज में बोलते हैं, बेटा राजीव, मैं समझता हूं कि तुम्हारा गुस्सा करना ठीक है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। देखो, तुम बस शादी करने निधि को ले जाओ और 1-2 दिन उसके बच्चों को अपने साथ ले जाओ। बाकी आगे क्या करना है वह मैं देख लूंगा। राजीव बिल्कुल भी नहीं मानता और कहता है, आप 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का फंदा मेरे गले बांध दोगे। मैं शादी तभी करूंगा जब आप निधि से अभी बात करो कि उसे बच्चों को यहीं छोड़ना पड़ेगा। मेरे नाना बहुत ही मिन्नत करते हुए कहते हैं, देख बेटा, तू बस 2 दिन के लिए ले जा, फिर मैं इन बच्चों को हॉस्टल में पहुंचा दूंगा और फिर कहीं और। यह सब बातें मेरी मां सुन रही थी। हमें तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हमारे लिए इतनी बड़ी साजिश हो रही थी। आखिर में राजीव अंकल नाना से कहते हैं, अब एक ही रास्ता है, इन दोनों बच्चों को जान से मार दो। नाना जी चौंक पड़ते हैं, यह क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह बच्चे निधि से दूर नहीं रह सकते और निधि भी कभी इन बच्चों को अपने से दूर नहीं करेगी। और आप हॉस्टल भेजने की बात करते हो? नाना जी, लेकिन ऐसे कैसे? नाना जी आगे कुछ बोलते हैं, लेकिन राजीव उन्हें चुप करता हुआ बोलता है, अब कुछ नहीं सुनना, मुझे आपके पास आधे घंटे का समय है, सोच समझकर मुझे बता दीजिए। यह सब सुनकर मेरी माँ मेरे सोते हुए भाई को उठाती है और मेरा हाथ पकड़ खींच के बाहर ले जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, नाना जी एकदम घबरा जाते हैं। कहीं निधि ने सारी बातें तो नहीं सुन ली? नाना जी मम्मी से कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही मेरी माँ हमें लेकर बाहर निकल जाती है। पीछे से नाना जी बहुत आवाज लगाते हैं, बेटी निधि, सुनो मेरी बात, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं। मेरी माँ तेज कदमों के साथ हमें पता नहीं लेकर जा रही थी। नाना जी, मामा और राजीव अंकल भी हमारे पीछे पीछे थे। उन सबको हमारे पीछे आता देख मम्मी हमें लेकर भागने लगी। मम्मी को बस अब उनसे दूर जाना था और वह इतना दूर चली गई थी कि किसी ने सोचा भी नहीं। तेज कदमों के साथ भागते हुए मेरी माँ ने आगे देखती है न पीछे, और इसी बीच एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मेरी मम्मी को मारी और वह उछलकर दूर जा गिरी। मेरे माँ के साथ मेरा भाई भी था। मैं जल्दी से भागते हुए अपनी मम्मी के पास पहुंची। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस नाना जी को अपने तक आने का इंतजार कर रही थी। मेरी माँ के सिर से बहुत खून बह रहा था और वह समझ गई थी कि मैं नाना जी का इंतजार कर रही हूं। तभी मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आशु को अपने साथ लेकर यहां से चली जा, और चाहे कुछ भी हो जाए अपने नाना जी के पास बिल्कुल भी मत जाना। और बस इतना कहकर उन्होंने अपनी सांसें रोक दी। मैं अपनी माँ के अंतिम शब्द कैसे भूल सकती थी?
नाना जी अपने पास आता देख अब मैं वहां से भागने लगी और भागते भागते जंगल के अंदर पहुंच गई। भागते हुए मैं कभी आगे देखती तो कभी पीछे। मैं बस भागे जा रही थी और यह नहीं जानती थी कि मुझे जाना कहाँ है। अचानक ही मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक मिट्टी के बने कमरे में पाया। मैं जमीन पर एक चटाई पर लेटी थी। प्यास से गला सूख रहा था। वहीं पास में ही एक मटका था। मैंने गिलास में पानी लिया और अचानक से एक औरत मेरे सामने आई। उसे देखकर मैं घबरा गई और मेरे हाथ से गिलास छूट गया। वह औरत मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटा घबरा मत, पानी पी। उसने मुझे पानी पिलाया और मुझसे बोली, तेरा नाम क्या है? तू उन घने जंगलों में क्या कर रही थी? और तेरे माता पिता? उनके अचानक इतने सवालों से मैं सोच में पड़ गई। उस औरत को मेरी तरफ देखते हुए बोली, बेटा क्या हुआ? मेरा ध्यान मेरी माँ और मेरे भाई की तरफ गया और मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे रोता देख उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से मेरी आंखें पोंछी और अपने साथ मुझे लेकर जाने लगी। बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाई और मुझे वहां बैठने को कहा और खुद आंगन में बने चूल्हे पर खाना पकाने बैठ गई। थोड़ी ही देर में खाना पककर तैयार हुआ। उन्होंने अपने साथ मुझे खाना खिलाया। मैं डरी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था यह कौन है और मैं इस घर में कैसे आ गई। वह शायद मेरे तनाव को समझ गई थी, इसलिए चुपचाप मुझे खाना खिलाया। फिर मेरे पास आकर बोली, डर मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। फिर मैंने उससे पूछा, मैं इस जंगल में कैसे पहुंची? उसने कहा, मैं हर महीने की पूनम को इस जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती हूँ। उस रात जब मैं वापस लौट रही थी तो तू मुझे एक पेड़ के नीचे पड़ी मिली। मैंने तुझे उठाया लेकिन तू बेहोश हो गई थी। तभी वहां दो आदमी आए और उनके हाथ में एक बच्चा था। वे आपस में बातें कर रहे थे। अरे ढूंढो, वह यहीं कहीं होगी, उसे जिंदा मत छोड़ना। इसलिए मैंने तुझे वहीं एक पेड़ के नीचे पत्तों से ढक दिया था। जब वे लोग चले गए तो मैं तुझे उठाकर अपने साथ अपने घर ले आई। कौन थे वे लोग? मैंने पूछा। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह मेरी माँ के साथ धोखा दिया। मेरी सारी बातें सुनकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे पुलिस के पास ले जाने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पुलिस भी मेरे नाना जी की बातें मानती थी। मेरी स्थिति को गंभीरता से समझते हुए उन्होंने मुझे अपने साथ रखने का फैसला किया और तब से मैं उन्हीं के साथ रहने लगी। उन्हें मैं ताई जी कहकर बुलाती थी। एक दिन मैंने उनको नदी के किनारे कुछ तंत्र मंत्र करते हुए देखा तो उसके बारे में मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं अक्सर ही अपने माता पिता के बारे में यह सोचकर मायूस होती थी कि ताई जी हर तरह से मेरा ध्यान बांटने की कोशिश करती। कभी कभी तो मुझे अपने माँ बाबा की इतनी याद आती कि 2-3 दिन तक मैं खाना भी नहीं खाती। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे अपने तंत्र मंत्र करने का खुलासा किया। शायद मेरी गंभीर हालत देखते हुए उन्होंने मुझे बताया, तुम्हें बदला लेना चाहिए अपने परिवार की मौत का, या सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए मैंने इस राजीव से बदला लेने की सोची और मैं कामयाब भी रही। लेकिन इसकी यह बहन रोशनी, इसने मेरे की कराए पर पानी फेर दिया, पीछे पीछे परछाई की तरह रही। इतना कहते ही सुधा भाभी जोर जोर से चीखने लगी। अघोरी इस पर कुछ पीले रंग की विभूति जैसी कोई चीज फेंकता है और सुधा भाभी बेहोश हो जाती है। इससे आगे वह लगभग आधे घंटे तक कोई मंत्र का जाप करता है और फिर जतिन और सुधा भाभी के बाल काटने को बोलता है। जतिन अपनी जगह से उठकर उसके बाल काट कर लाता है। अघोरी उन बालों को किसी द्रव्य में डुबोकर अग्निकुंड में डाल देता है और हमें बताता है, इस डायन की साधना पूरी होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, क्योंकि एक बलि लेने के बाद अमावस्या की रात को अपनी पूजा को पूरा करना होता है। अमावस्या में 3 दिन बाकी हैं। डायन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम लोगों का भाग्य तुम्हारे साथ है। मैं इसे अपने कब्जे में कर लूंगा, क्योंकि इसकी साधना अभी अधूरी है। यह सुनकर हम सभी को बहुत सुकून मिला
और हम वहां से अघोरी के दिए हुए सुरक्षा कवच लेकर चले जाते हैं और पहले के जैसे जीवन जीने की कोशिश करते हैं। फिर भी मन में एक डर था जो आज भी कायम है। जिंदगी में इतना तो पता चल गया कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वह बुराई लौटकर वापस जरूर आती है, चाहे फिर वह कम हो या ज्यादा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।